नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। 8:55 होने को है। मैं संजीव शर्मा हाजिर हूँ पंजाब केसरी टीवी पर दिन भर की तमाम खबरों का विश्लेषण लेकर। राजेश गंगोत्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का सबसे पहले जुड़ाव के लिए। तमाम दूसरे साथी भी जुड़ रहे हैं। जो लोग कमेंट करते हैं तो उनका नाम सामने आ जाता है, या फिर कोई जो मेरे फेसबुक फ्रेंड होगा उनका नाम सामने आ जाता है। बशर राठी जी, राजेश गंगोत्रा जी, आपका भी स्वागत है। गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल, सबका स्वागत है। अमन राणा जी, नमस्ते। काइंडली इसको शेयर भी कर दीजिएगा इस लाइव स्ट्रीम को। रामजनी खान, आपका भी स्वागत है। अनिल वर्मा जी, नमस्ते। और तमाम लोग और भी जुड़ रहे हैं जल्दी से जल्दी। महेश शर्मा जी भी जुड़ गए हैं, इनका भी स्वागत है जी। हम जल्दी से जल्दी अपनी खबरों को विस्तार देंगे। कुंदन शर्मा जी, आपका भी स्वागत है। हुताशन शर्मा, आपका भी। हेम जी, आपका भी। राजेश शर्मा जी, आपका भी। रितेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सारन ठाकुर, हेलो, हाउ आर यू। तो ये अनूप शर्मा एडवोकेट एडीबी इस वाशिंग, इनका भी स्वागत है जी। तो हम थैंक यू वेरी मच। सुरेंद्र कटोर जी, नेकराम ठाकुर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। घनश्याम गुप्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज की खबरों में हम एक तो आपको ये बताएंगे कि कैबिनेट विस्तार के बाद क्यों सारे कांग्रेसी दिल्ली दौड़ गए। ऐसा क्या हो गया कि कैबिनेट विस्तार जैसे ही संपन्न हुआ, मुख्यमंत्री पुणे के लिए गए और कांग्रेसी दिल्ली के लिए दौड़ गए। ये क्या कहानी है, क्या कुछ पक रहा है कांग्रेस में, इसकी चर्चा करेंगे। कैबिनेट विस्तार में सुक्खू ने अपने तेवर दिखा दिए हैं। सुधीर और राणा के पिछड़ने की वजह क्या है? डीजल महंगा हो गया है और बीजेपी भड़की है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो 6 लोग कैबिनेट के विस्तार से ठीक पहले एक सस्पेंस फिल्म की तरह सीपीएस बने, वो आखिर क्या सोचकर बने? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसका हम विश्लेषण करेंगे एक एक करके। लेकिन फिलहाल जो कुछ और साथी जुड़ रहे हैं तो उससे पहले खबर ले दूं। काजा के उन 210 लोगों पर दर्ज केस वापस होगा जिन्होंने कोविड के समय में मंत्री रामलाल मार्कंडे को क्वारंटाइन होने या फिर वापस जाने का आग्रह किया था। वहां प्रदर्शन हुआ था बकायदा। रामलाल मार्कंडे कोविड के दौरान वहां गए थे, तो फिर लाहौल स्पीति के काजा वाले हिस्से के लोगों ने उनका विरोध किया था और उनको गो बैक के नारे तक भी लगाए थे। उन पर केस दर्ज हुआ था। लेकिन आज लाहौल स्पीति के वर्तमान विधायक रवि ठाकुर एडवोकेट जनरल अनूप रतन से मिले और इस केस को वापस लेने का आग्रह किया और उसे एडवोकेट जनरल ने मान लिया। अब अगली कार्रवाई के तहत इन लोगों पर दर्ज केस जो है वो वापस ले लिए जाएंगे। पॉलिटिकल केस था एक तरह से। उधर आप लोग ये कयास लगा रहे थे कि कैबिनेट में कौन होगा कौन नहीं होगा, कैबिनेट होगी भी या नहीं होगी। लेकिन इसी बीच में राज्य में डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो गई। जी हाँ, राज्य में डीजल के दाम अब पहले से 3 रुपए ज्यादा हो गए हैं, क्योंकि सरकार ने वैट जो है 4 रुपए से बढ़ाकर 4 रुपए 40 रुपए से बढ़ाकर 7 रुपए 40 पैसे कर दिया है। इससे अब 83 की बजाय जो है 86 रुपये में डीजल मिलेगा। और इसकी अधिसूचना शनिवार को देर रात जारी हो गई थी। उसके बाद से जो है 4.40 था पहले बैट डीजल पर प्रति लीटर, और अब जो है इसको बढ़ाकर 7 रुपये 40 पैसे कर दिया गया है। अब शिमला में डीजल 83 रुपये 16 पैसे प्रति लीटर मिलेगा, सोलन में 82.38, धर्मशाला में 82 रुपये 17 पैसे, कुल्लू मनाली में 83 रुपये 12 पैसे, मंडी में 82 रुपये 25 पैसे, हमीरपुर में 81 रुपये 79 पैसे, बिलासपुर में 81 रुपये 94 पैसे। तो ये जो है, इसको लेकर बीजेपी ने भी कांग्रेस पर हमला बोला है कि गरीब आदमियों के साथ मजाक है, आम आदमी के साथ मजाक है, और जनता के ऊपर जो है अपनी लेविशनेस के लिए सरकार ने बोझ डाला है। बोझ क्या क्या डाला है उसकी भी चर्चा करेंगे और तमाम चीजों को भी आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल चर्चा करेंगे इस बात की, हालांकि इस पे देखिए जयराम ठाकुर ने भी कहा है, जो डीजल के रेट बढ़ेंगे उस पर भी कहा है कि व्यवस्था परिवर्तन करने की बात करके सत्ता में आई कांग्रेस सरकार ने जनता के ऊपर एक के बाद एक महंगाई का बोझ डालने वाले काम कर रही है। आज कांग्रेस सरकार ने जहां एक और 6 सीपीएस बनाकर प्रदेश की जनता पर करोड़ों रुपए का बोझ डाल दिया, जो कि हिमाचल के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। वहीं दूसरी ओर डीजल पर भी 3 रुपए 1 पैसे बैट बढ़ाकर जनता को महंगाई के बोझ तले दबाने का काम किया। हमारी भाजपा सरकार ने जनता को महंगाई से राहत देने के हेतु हाल ही में से कम किया था। तो चलिए, ये भी आप जानते हैं कि क्या है क्या नहीं है। और लेकिन एक बात से मैं थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं रखता हूं। ये मानता हूं मैं जयराम ठाकुर जी की इस बात को कि सीपीएस को बनाने की चर्चा नहीं थी, जरूरत नहीं थी इसकी। हम चर्चा भी करेंगे आगे, इसलिए हमने रखा भी है कि क्या सोच के वो बने थे। लेकिन ये जो उन्होंने कहा है कि हिमाचल के इतिहास में ऐसा पहली बार, इससे पहले कभी नहीं हुआ, ये थोड़ा सा गलत है। कांग्रेस ने तो भी बनाए थे, लेकिन उनकी सरकार में भी जो है
एक नाम मैं बता देता हूँ, उर्मिला ठाकुर सीपीएस रही हैं और बाकी उनको अभी याद आ गए होंगे। तो इसलिए आलोचना करना जो है ठीक रहता है, लेकिन अगर तथ्यात्मक आलोचना हो तो उसका कुछ आनंद और रहता है। तो जयराम ठाकुर जी ने ये जो कहा है कि पहली बार इस तरह का काम हुआ है कि सीपीएस बनाए गए हैं, जी नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। पहले बीजेपी की गवर्नमेंट में भी रहे हैं। मैंने आपको बता दिया कि याद दिला दिया मैंने, उर्मिला ठाकुर मुख्य संसदीय सचिव रही हैं, संसदीय सचिव रही, सीपीएस रही हैं। और बाकी जयराम ठाकुर जी को याद आगे होंगे क्योंकि वो जुड़े रहते हैं हमसे भी, हमारा बुलेटिन देखते रहते हैं। तो ये है। लेकिन आज जो कैबिनेट विस्तार हुआ उससे ठीक पहले एक सीपीएस भी हुआ। अभी कैबिनेट विस्तार की बात करते हैं। कैबिनेट विस्तार में आज 7 मंत्रियों ने शपथ ली। उनमें से 5 जो है वो राजपूत हैं। 4 को अगर आप एक 5वें को नहीं रखना चाहते उसको ट्राइबल में रख लें, वो भी राजपूत हैं। एक एससी और एक जो है वो ओबीसी वर्ग के से संबंधित थे। डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल ओबीसी का बड़ा चेहरा, इन्होंने सबसे पहले शपथ ली। उसके बाद चंद्र कुमार ने शपथ ली, ओबीसी का चेहरा है। धनीराम शांडिल रिजर्व कैटेगरी का बड़ा नाम है, आरक्षित वर्ग का। हर्षवर्धन चौहान सिरमौर से हैं, राजपूत लीडर हैं। जगत सिंह नेगी किन्नौर से हैं, आप इनको ट्राइबल में रख लीजिए, राजपूत में रख लीजिए, एक ही बात है। और रोहित ठाकुर शिमला जिला से, अनिरुद्ध सिंह ठाकुर शिमला जिला से, विक्रमादित्य सिंह शिमला जिला से। तो 3 ठाकुर शिमला जिला से, एक किन्नौर से और एक सिरमौर से। 5 ठाकुरों ने आज शपथ ली। लेकिन इस पूरे मामले में ब्राह्मण कहीं ना कहीं ठगे गए। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था, वो कहानी अभी भी वैसी चल रही है, पॉलिटिक्स में भी वैसी चल रही है। क्योंकि जातिगत समीकरणों को साधने की अगर हम बात करें तो निश्चित तौर से एक बन रहा था इस तरह से, क्योंकि तीसरे नंबर पे जो ब्राह्मण सीटें थी वो तीसरे नंबर पे थी। तो उस लिहाज से ये माना जा रहा था कि सबसे ज्यादा राजपूत जीते हैं 15 + 2, इंक्लूडिंग वो ट्राइबल वाले रवि ठाकुर और जगत सिंह ने की 17। तो इनको जो है 5 पद मिलेंगे। लेकिन पद मिल गए हैं अभी कुल मिला के, उसकी भी चर्चा करेंगे। आज जो है वो आज 5 ने लिया, 7 में से आज ही 5 पद मिले। 6ठा सुक्खू जी का है, 7वां आप कुलदीप पठानिया जी का भी लगा लिए। तो जो 14 थे, 12 मंत्री और एक अध्यक्ष उपाध्यक्ष, उनको मिलाकर जो 14 पद थे उनमें से 7 ठाकुरों के पास चले गए हैं जी। और इसके बाद जो है अब जो दूसरा मामला है वो ये है कि एससी वर्ग के दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा जो कैंडिडेट जीते थे कांग्रेस में वो आरक्षित वर्ग के थे और उनमें 10 जीते थे। और 10 में से जो है ऐसी स्थिति में 3 मंत्री होने चाहिए थे कायदे से। अगर ठाकुरों के 5 हैं तो उनके जो है 10 होने चाहिए थे, लेकिन वो 10 नहीं थे। मतलब 3 नहीं बने, माफ कीजिएगा, एक ही अभी तक बना है। सीपीएस जरूर बनाया गया है और 2 लोगों को सीपीएस बनाया गया, जिसमें किशोरी लाल और मोहनलाल ब्राक्टा है। लेकिन मंत्रिमंडल में अभी एक ही एससी एमएलए को जो है वो जगह मिली है। तो ऐसे में अभी कुछ शायद गुंजाइश जो रही है बाकी वो देखनी होगी, क्योंकि 3 पदों की गुंजाइश भी है। ब्राह्मण को आज किसी को भी शपथ नहीं मिली। अभी तक ब्राह्मण एक ही है मंत्रिमंडल में, वो है उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री। इसके अलावा अभी कोई नहीं है। तो ये लेकिन सुक्खू ने इतना जरूर कर दिया कि कैबिनेट के गठन में उन्होंने सुप्रीमेसी को जो अपनी को साबित कर दिया। वो सीएम है तो सुप्रीम है ही, लेकिन कैबिनेट को लेकर जो चर्चा चल रही थी कि बहुत ज्यादा धींगा मुश्ती है, बहुत ज्यादा खींचातानी है, उसको उन्होंने एक तरह से एक किनारे रख दिया। उन्होंने साबित कर दिया कि जिसे वो चाहेंगे वही बनेगा। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि जैसे मैंने कहा कि आज किसी भी ब्राह्मण की ओत नहीं हुई। तो आज जो है सुधीर शर्मा और धर्माणी, इनमें से एक का मंत्री बनना तय था, दोनों ही नहीं बने हैं। लाइन में और भी हैं, लाइन में संजय रत्न भी है, रघुवीर सिंह बाली भी हैं, लेकिन यहाँ चैतन्य शर्मा भी लाइन में है। लेकिन अभी जो है एक भी अभी ब्राह्मण को जो आज शपथ नहीं दिलाई गई। तो इसका मतलब अभी आने वाले समय में होगा, लेकिन ये अपने आप बड़ा चौंकाने वाला काम था, क्योंकि मान के चला जा रहा था कि सुधीर और धर्माणी कैबिनेट में होंगे। और कम से कम कांगड़ा के लिहाज से अगर देखा जाए तो बड़ी बात यह भी है कि सुधीर को मान के चला जा रहा था कि वो कैबिनेट में होंगे, लेकिन वो कैबिनेट में नहीं है। उधर सुंदर सिंह को भी माना जा रहा था कि कैबिनेट में होंगे, लेकिन वो सीपीएस बन गए और अब जो है उनका पद एडजस्ट कर दिया गया। तो शिमला में बढ़ गया एक। शिमला में अपने दोनों ही सिपह सलारों को, रोहित ठाकुर और अनिरुद्ध सिंह को जो है सुक्खू ने मंत्री बनवा दिया है। अगर सुंदर सिंह मंत्री पद के लिए अड़ जाते या उन्हीं को मंत्री पद दिया जाता तो जाहिर है वो यही कम होता। ऐसे में ये चर्चा चल गई है कि शिमला को बहुत ज्यादा अधिमान दिया गया है, क्योंकि शिमला जिले से मोहनलाल ब्राक्टा को भी सीपीएस बनाया गया है। लेकिन अंतोगत्वा अभी 3 पद खाली हैं और माना जा रहा है कि कांगड़ा के साथ जो चर्चा हो रही है कि कांगड़ा के साथ थोड़ा कमी रह गई है, कांगड़ा की वो कमी यहां दूर होगी। नहीं होती है तो निश्चित तौर से फिर बवाल होगा। बवाल तो अभी भी हो रहा है, सोशल मीडिया पर तरह तरह की चर्चाएं हैं कि कांगड़ा के साथ ये हो गया वो हो गया। लेकिन अभी
मेरा ये मानना है व्यक्तिगत रूप से, मैंने दोपहर को भी कहा था कि अभी 3 पद खाली हैं। उन 3 पद में से कम 2 कांगड़ा को मिलने चाहिए। अब वर्ग विशेष में कहाँ जाते हैं मुझे नहीं मालूम, ब्राह्मण, राजपूत या गोमा जो है एससी कैटेगरी से आते हैं उनको बनाया जाता है, ये मुझे नहीं मालूम, देखना होगा। लेकिन अभी जो है ये जो 3 पद हैं ये मुझे लगता है कि एससी कैटेगरी और ब्राह्मण में ही बंटने चाहिए। किस कैटेगरी को 2 मिलते हैं, किसको 1 मिलता है, ये देखना होगा। राजपूत कैटेगरी ऑलमोस्ट फ्रीज है, लेकिन इसके बावजूद राजेंद्र राणा का नाम इसमें नहीं होना अपने आप में एक चर्चा का विषय तो है ही और चौंकाने वाला विषय है। तो 2 बड़े नाम जिनको हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे मंत्रिमंडल में होंगे, वो बड़े नाम जो है मिसिंग है, सुधीर शर्मा का और राजेंद्र राणा का। दोनों की प्रतिक्रिया भी नहीं आई है। राजेंद्र राणा की कहीं मैं प्रतिक्रिया पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि अभी तो वेट एंड वॉच है, लेकिन सुधीर शर्मा को हमने स्वयं भी ट्राई किया, उनका जो नंबर है वो नॉट रिस्पॉन्डिंग जा रहा है, अनआंसर्ड जा रहा है, और उसको लेकर जो है अभी जो है कहा नहीं जा सकता कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है क्या नहीं है। तो ये एक तरह से अब पूरा मामला इस तरह से आपके सामने आ गया है। 2 बड़े नाम मिसिंग है, लेकिन क्यों मिसिंग है ये चर्चा भी अब बहुत ज्यादा जरूरी हो गई है, क्योंकि इस चर्चा को भी जो है अब विराम नहीं दी जा सकता जब तक इसको पूरा नहीं किया जाता। तो 2-3 वजह भाई बताई जा रही हैं। एक तो देखिए राजेंद्र राणा की हम चर्चा कर लेते हैं, डिजर्विंग है। प्रेम कुमार धूमल डेजिग्नेटेड चीफ मिनिस्टर थे बीजेपी के, उनको हराया था, उसके बाद इनको कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाया गया कांग्रेस का, उस लिहाज से ये डिजर्विंग थे, इनको माना जा रहा था कि आएंगे। लेकिन शायद कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का ही उनके जिले से होना जो है वो उन पे भारी पड़ गया। लेकिन पूरी तरह से पड़ गया नहीं पड़ गया ये देखना होगा। लेकिन ये माना जा रहा है कि ऊना और हमीरपुर को ज्यादा प्रतिनिधित्व इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि वहां से ऑलरेडी जो है मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं। तो अगर इस तरह का कोई फॉर्मूला हुआ है तो राजेंद्र राणा को उस फॉर्मूले से दिक्कत है। हालांकि मैंने कहा कि 3 पद अभी खाली हैं और उनकी दौड़ अभी जारी है, वो कैबिनेट में आ सकते हैं, वो डिजर्विंग कैंडिडेट्स में से एक थे। इसी तरह से सुधीर भी डिजर्विंग कैंडिडेट्स में थे। लेकिन यहां ज्यादा सस्पेंस है कि कोटा भी था ब्राह्मणों का, वो कोटा भी फ्रीज नहीं हुआ था, लेकिन इसके बावजूद वो क्यों नहीं बन पाए, ये अपने आप में एक बड़ा सस्पेंस है। माना जा रहा है कि इसमें कुछ उनकी और कुछ उनके साथियों की शरारतें जो है वो कारक रही हैं। उनकी शरारतों की अगर बात करें तो उनके बारे में बड़ी चर्चाएं चली थी इलेक्शन से पहले कि वो पार्टी छोड़ सकते हैं, इतने लोगों के साथ ज्यादा लोगों। हालांकि इन चर्चाओं को कभी पुष्टि नहीं हुई इनकी, और कभी उन्होंने जो है सही नहीं माना, और इन चर्चाओं को उन्होंने जो है झुठलाया समय पर। लेकिन ये चर्चाएं इतनी चल गई ना, इतनी माउथ टू माउथ ट्रेवल कर गई कि दिक्कत जो हो गई, और पूरे प्रदेश में जब चर्चा होने लगी तो जाहिर है कि हाईकमान तक भी गई थी। तो कहा जा रहा है कि हाईकमान इन चीजों से खफा है। दूसरा, उससे भी बड़ा जो कारण है, जो मुझे भी लगता है कि थोड़ा ऑथेंटिक हो सकता है, उसको माना जा सकता है, वो कारण यह है कि जब उपचुनाव आया था किशन कपूर के सांसद बन जाने से, सांसद का चुनाव लड़ने से, तो उस समय भी उन्होंने मना कर दिया था। यानी उन्होंने सांसद का चुनाव लड़ने से मना किया पहले, और फिर उपचुनाव लड़ने से भी मना कर दिया। तो उसको लेकर भी माना जा रहा है कि हाईकमान जो है उनसे खफा है। उस समय तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर भी इस बात को लेकर उनसे खफा थे, और उन्होंने अपनी ये नाराजगी सरेआम मीडिया में भी जताई थी। तो क्या सुधीर शर्मा को उन चीजों का खमियाजा भुगतना पड़ गया? सोचना होगा, देखना होगा। हालांकि मेरा अभी भी मानना है कि जो 3 पद हैं सुधीर और राजेंद्र राणा, उनमें से 2 पदों के लिए दावेदार हैं। तीसरा पद किसको जाता है देखना होगा, क्योंकि फिर हालांकि एक और पद भी है, बेसिकली वो उपाध्यक्ष का पद है, तो कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता है ये देखना होगा इसको। लेकिन ये माना जा रहा है कि सुधीर के साथ जो चर्चाएं जुड़ी, वो जैसे भी जुड़ी, उनकी वजह से जुड़ी या उनके चहेतों की वजह से जुड़ी, उनके मित्रों की वजह से जुड़ी, वो जो है उनके लिए थोड़ा परेशानी पैदा कर गई। अभी फिलहाल अगर बात करें तो शिमला जिला में सबसे बल्ले बल्ले है जी। शिमला जिला की 3 कैबिनेट मिनिस्टर मिले हैं और 1 सीपीएस मिला है। हमीरपुर को 1 सीएम, ऊना को 1 डिप्टी सीएम मिला है जी। सोलन जिले में 1 कैबिनेट और 2 सीपीएस हैं। संजय अवस्थी और राम कुमार चौधरी, इनको सीपीएस बनाया गया। सिरमौर से 1 कैबिनेट, कोई सीपीएस नहीं। कांगड़ा से 1 कैबिनेट, 2 सीपीएस, आशीष बुटेल और किशोरी लाल। लेकिन कैबिनेट जैसे कि मैंने बताया कि अभी 1 कम से कम बनती है। कुल्लू से 1 सीपीएस, सुंदर सिंह ठाकुर, और अभी कोई दूसरा जो है कुल्लू को कोई स्थान नहीं। बिलासपुर अभी खाली है।
किन्नौर से एक सीट है टोटल, वहां पे एक ही कैबिनेट मिनिस्टर वहां पे मिल गया, उनको कैबिनेट बना दिया गया। मंडी अभी खाली है, मंडी जिला से चंद्रशेखर जीत कर आए हैं, देखना है कहाँ उनको एडजस्ट करते हैं कहाँ नहीं। 3+1 पद उपाध्यक्ष का विधानसभा का हुआ है, कहाँ उनको मिलता है कहाँ नहीं ये देखना होगा। चंबा में स्पीकर का पद जो है मिला है और वहां कैबिनेट की अब कोई गुंजाइश नहीं रही है। तो इस तरह से जो है अगर आप देखें तो शिमला, हमीरपुर, ऊना, शिमला, सोलन, सिरमौर, कांगड़ा, कुल्लू, किन्नौर, ये एक तरह से जो है 8 जिलों को और चंबा 9 जिलों को प्रतिनिधित्व मिल गया है। बिलासपुर, मंडी और लाहौल स्पीति अभी खाली है। माना जा रहा है कि बिलासपुर में अगर राजेश धर्माणी मंत्री बन सकते हैं तो उसके लिए भी है, लेकिन कांगड़ा में बड़ी जो है कश्मकश रहेगी। सुधीर को उन्हीं की टीम के संजय रत्न और RS बाली चुनौती दे रहे हैं पंडित कोटे की एक सीट के लिए। राजेश धर्माणी को नहीं दे रहे हैं, लेकिन अगर ओवरऑल मिलाएंगे तो फिर राजेश धर्माणी मिल जाएंगे तो ये 4 लोग हो जाएंगे। लेकिन अभी कांगड़ा का हिस्सा मिलना बाकी है, ये मान के चलिए आप, ये मान के चलिए मिलेगा। मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि कुछ जिलों को अगर प्रतिनिधित्व कम हुआ तो देंगे। तो कांगड़ा दूसरा बड़ा जिला है ऐसा जहां कांग्रेस ने अच्छा परफॉर्म किया है। शिमला जिले में अगर ओवरऑल देखा जाए तो सीटें कांगड़ा की ज्यादा हैं, 10 सीटें जीती हैं। शिमला जिले में जीता तो 8 में से 7 सीटें जीती। तो परसेंटेज के हिसाब से भले ही शिमला ऊपर होगा, लेकिन सीटों के हिसाब से कांगड़ा ज्यादा है। तो वहां कम तो देख के बात नहीं बनेगी, वहां देना ही पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में देखना होगा कि संजय रत्न को बनाते हैं, सुधीर को बनाते हैं या फिर RS बाली को बनाते हैं। RS बाली फर्स्ट टाइमर है, उनके चांसेस थोड़ा उस लिहाज से निश्चित तौर से ब्लीक हो जाएंगे जब जंग होती है तो। लेकिन सुधीर को अगर हाईकमान सच में ही उनसे नाराज है तो फिर संजय रत्न का नंबर लग सकता है। लेकिन फिर देखना यह होगा कि वहां से जो एक और पद कांगड़ा को उसके अलावा भी मिलना है वो क्या यादवेंद्र गोमा को मिलता है या फिर किसी और की लॉटरी लगती है। SC कैटेगरी से अभी एक मंत्री बनना है मुझे लगता है, और वो गोमा हो सकते हैं या फिर नंदलाल की लॉटरी लगेगी। लेकिन नंदलाल की लगेगी तो शिमला जिला फिर से ओवर क्राउडेड हो जाएगा, ये उसमें देखना पड़ेगा। हालांकि नंदलाल की अपनी जो सीट है वो मंडी संसदीय क्षेत्र में आती है, वही सीन है चंद्रशेखर वाला कि जिला मंडी है और संसदीय क्षेत्र जो है हमीरपुर है। तो ये इस तरह से। लेकिन अब बड़ा सवाल कि जो 9 और 9:30 बजे के बीच में हुआ, मंत्रिमंडल का विस्तार तो हुआ 10 बजे, 9 और 9:30 के बीच में एक ऐसी घटना हुई जिसने सबको चौंकाया। ये थी CPS की तैनाती। अचानक CPS की तैनाती की खबर चलनी शुरू हुई, आई नहीं पहले से भी, और चलनी शुरू। किसी को कानो कान खबर नहीं थी, यहां तक कि जिनको CPS बनाना था शायद उनको भी नहीं थी। उनको भी जब बुला लिया गया उसके बाद ही बनाया कि उनको बताते हैं। 1-to-1 कोई बात हुई होगी, लेकिन सीक्रेसी पूरी रखी गई कि बात लीक ना हो। और ठीक पहले जो है वो एक तरह से जो है ये विस्तार CPS का जो है पद जो है बांट दिए गए। इसमें 6 CPS बनाए गए। राम कुमार सोलन जिले से OBC चेहरा है, यानी इसके अलावा 2 SC चेहरे किशोरी लाल बैजनाथ वाले और मोहनलाल बरागटा रोडू वाले, इनको CPS बनाया गया। एक ठाकुर सुंदर सिंह ठाकुर कुल्लू वाले, इनको बनाया गया। संजय अवस्थी ब्राह्मण चेहरा, इनको बनाया गया। और आशीष बुटेल अदर्स में से इनको बनाया गया। तो एक तरह से पालमपुर और बैजनाथ में साथ साथ CPS दे दिए गए। ये थोड़ा सा चौंकाता है। हालांकि मुझे तो ये सारी चीज चौंकाती है कि ये बने क्यों, ये क्या सोच के बने होंगे, क्योंकि CPS की जो पोस्ट है वो नखदंत विहीन है। वो आलोचना ही इनवाइट करेगी। जैसे जयराम ठाकुर ने भी कहा कि जी CPS बना के बोझ ला दिया, वो निश्चित तौर से मैं उनसे सहमत हूं। उस बात से सहमत नहीं हूं कि पहली बार हो रहा है, उनकी सरकार में भी हुआ था। और जो है मैंने नाम भी बताया उर्मिल ठाकुर को, और बाकियों को उनको याद आगे हो गया है, मुझे भी याद है। लेकिन उर्मिल ठाकुर को मैंने बताया कि हाल ही में वो पार्टी में भी आई थी। तो ये जो है, लेकिन ये मामला जब कोर्ट ने इसको निरस्त कर दिया था तो उसके बाद एक्ट में अमेंडमेंट हो गई थी। बीजेपी ने जब सरकार आई तो इसलिए CPS नहीं बनाए गए क्योंकि वो सैद्धांतिक रूप से CPS की नियुक्तियों का और पदों का विरोध करती थी। लेकिन अभी जब बने हैं तो उसने इस तरह से जो है फिर से विरोध किया। लेकिन वास्तविकता यही है कि CPS का जो है कोई यूज नहीं है, कोई यूज नहीं है। अब ये क्या सोचकर बने होंगे मुझे नहीं मालूम, ये मैं जानना चाहता हूं। इतने इसमें सुलझे हुए लोग हैं। किशोरी लाल जी 2 टाइम के हैं, मोहनलाल बरागटा जी 3 टाइम के हैं, आशीष एक अच्छे पढ़े लिखे यंग मैन हैं, राम कुमार भी सुलझे हुए नेता हैं। बरसों उन्होंने सियासत देखी है, चौधरी लज्जा राम जी के बेटे हैं तो बरसों उन्होंने पिताजी के मार्फत भी सियासत देखी है। सुंदर ठाकुर 2 बारी के MLA हैं, उनको भी पता होना चाहिए। अवस्थी भी 2 बारी के MLA हैं, भले ही वो एक और तो 1 साल में 2 बार बने, पिछली बार वो उपचुनाव में बने 1 साल पहले। तो लेकिन ये बने क्या सोच के होंगे, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि CPS के पास कोई पावर नहीं होती। ये नख दंत विहीन
शेर होते हैं, जिनके पास सरकारी गाड़ी होती है, सरकारी दफ्तर होता है, सरकारी अमला होता है, लेकिन ये जिस भी डिपार्टमेंट से अटैच हो उस डिपार्टमेंट की फाइल में कुछ नहीं कर सकते। ये कायदे से ये मंगवा भी नहीं सकते फाइल को देखने के लिए, सारा काम मंत्री ही करेगा। हाँ ठीक है, मंत्री अगर बात मान ले तो अलग बात है, लेकिन फिर मंत्री तो एमएलए की भी मान लेगा, अगर उसकी पार्टी के एमएलए हो तो उसकी बात मानी जा सकती है। ऐसे में बेहतर शायद ये होता कि ये चेयरमैनी पे जाते। बहुत से ऐसे बोर्ड हैं, निगम हैं, जिनके चेयरमैनों के पास ज्यादा पावरें हैं, मंत्री के बराबर बराबर की पावरें हैं। इस लिहाज से देखा जाए, चाहे वो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, चाहे एचपीटीडीसी है, चाहे खादी बोर्ड है, चाहे वित्त निगम है, चाहे अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग है, चाहे महिला आयोग में तो खैर महिलाएं आएंगी, लेकिन इस तरह से इन लोगों को, इन विधायकों को खास तौर से मेरी समझ से बाहर है कि ये क्यों जो है वो निगमों बोर्डों के लिए नहीं गए। ऐसा भी नहीं है कि विधायक जो है निगमों बोर्डों के जो है अध्यक्ष नहीं होते हैं, लेकिन फिर इनको वहां जाना चाहिए, तो वहां ज्यादा शायद इनको लाभ रहता, तो ये और वहां आलोचनाएं भी कम होती। ऐसा कोई नियम है नहीं कि विधायक को जो है निगम या बोर्ड का चेयरमैन नहीं बनाया जा सकता, वो इस मामले में जो है ये सोचना होगा। तो ये थोड़ा सा मुझे लगा कि औकवाड़ है। हाँ ठीक है, अपनी शान के लिए ठीक है, पहले तो सीपीएस झंडी भी लगा लेते, अब तो झंडियां मंत्रियों की नहीं लगती हैं, तो ये देखना है जी। धीरज कह रहे हैं कि मंडी को शायद रिप्रेजेंटेशन नंदलाल के थ्रू मिलेगा। अच्छी बात है जी, अच्छी बात है। संजीव धीमान जी, मैंने बताया ना कि ये ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए बनाया गया इनको। ये लोग सारे मंत्री बनना चाहते थे, तो इनको कहा कि चलो यार तुमको गाड़ी ये यही इंतजाम कर देते हैं, तो ये इस तरह से बना है। अब क्यों बने क्यों नहीं मुझे नहीं मालूम, इनके पास कोई पावर है नहीं। बेसिकली वास्तविकता यही है कि इनके पास कोई पावर नहीं है। अब चलिए, और दूसरी अब सबसे बड़ी खबर कि मंत्रिमंडल के गठन के साथ ही तमाम लोग जो हैं, जिनको मंत्री बनाया गया, वो अब दिल्ली दौड़ गए हैं। मुख्यमंत्री दोपहर को ही पुणे चले गए थे, उनका रात 10 बजे वापस शिमला पहुंचने का कार्यक्रम था, लेकिन जो अब तो आपको भी पता चल गया होगा कि उन्होंने आना था कि नहीं आना था। उनके कार्यक्रम कभी भी बदल जाते हैं, तो उनका कार्यक्रम आज शायद दिल्ली का ही है। अभी इसकी को पुष्टि नहीं है, सूचना पुष्ट नहीं है, लेकिन वो शायद दिल्ली में रुकेंगे। कल सारे मंत्री जो नए नवेले बने हैं वो दिल्ली में जाकर हाईकमान का धन्यवाद करेंगे। हालांकि ये अलग बात है कि हाईकमान ने, जो छोटी हाईकमान ने बहुत से लोग सुझाए थे, उनमें से बहुत से बने भी नहीं है। लेकिन बड़ी बात ये देखना होगा कि कांगड़ा को अब क्या और कितना मिलता है, और वहां से किसे मिलता है, और राजेंद्र राणा का क्या होता है। दो बड़े नाम है, अदरवाइज तो इंद्रदत्त लखनपाल भी बड़ा नाम है, चंद्रशेखर भी जो है लाइन में है, और बाकी जो मैंने आपको बताया RS बाली हैं, धर्माणी है, ये हैं। लेकिन ये 2-3 नाम चौंकाते हैं। धर्माणी का लगभग तय था, वो कैसे रह गए ये देखना होगा, और क्या उनके लिए कोई नीति है उसको भी देखना होगा। सुधीर, धर्माणी, राणा, ये 2 बड़े नाम। राणा को माना जाता होंगे, सुधीर तो कैबिनेट में भी रहे हैं, इसलिए उनका छूटना जो है वो दिक्कत है। अभी पोर्टफोलियो नहीं बंटे हैं जी, अभी पोर्टफोलियो नहीं बंटे हैं जी, तो ये देखना होगा कि किसको क्या मिलता है, इसके लिए वेट करना पड़ेगा। शायद ये जो है 2-3 दिन बाद ही बटेंगे। जब मंत्री पद ही 1 महीने के बाद बटे हैं, तो विभागों का क्या है 1 हफ्ते के बाद भी बढ़ जाएंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सुखू चतुर सुजान है, वो धीरे धीरे अपनी गोटियां खेल रहे हैं, अपनी गेम खेल रहे हैं, और अपने लोगों को जिनको उन्होंने बनाना है उनको बना रहे हैं। वो उन्होंने ये तो तय कर दिया, उन्होंने ये सुप्रीमेसी अपनी जो है वो तय कर दी है कि वो किसी के भी दबाव में नहीं आने वाले। एक चिट्ठी लिखी गई खड़गे साहब को, जिसमें कुछ नाम सुझाए गए। उन नामों का क्या हुआ आपने देखा कि उसमें से आशीष बुटेल को एडजस्ट कर लिया गया, लेकिन फिर कुछ और अपने बंदे भी एडजस्ट हो गए, लेकिन मंत्री नहीं बनाया गया, क्योंकि उनमें जो चिट्ठी लिखी थी उनमें विनय कुमार, आशीष और भवानी पठानी को मंत्री बनाने की बात हुई थी, एक बड़े नेता के द्वारा, नेता नेत्री जो भी है बड़े लीडर के द्वारा। और दूसरी ओर से हॉली लॉज की भी दबाव को उन्होंने नहीं सहन किया, अब तक तो नहीं किया, आगे करते हैं कि नहीं करते हैं देखना होगा। विक्रमादित्य को जरूर मंत्री बनाया, लेकिन है ऊना को विकास पंडित, मुझे नहीं लगता कि कुछ मिलेगा, क्योंकि अगर ये इस तरह का पॉलिसी डिसीजन हो गया कि मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के जिले में ज़्यादा पद और नहीं बांटे जाएंगे, तो फिर नहीं मिलेगा। हाँ, चेयरमैन इत्यादि मिल सकता है, रायजादा को चेयरमैन बना सकते हैं, चैतन्य को भी कुछ बना सकते हैं, उस लिहाज से चेयरमैन तो भुट्टो और बबलू को भी बना सकते हैं, इतने पद हैं। तो देखिए क्या बनता है क्या नहीं बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू वेरी मच जी। बिल्कुल बिल्कुल, सीपीएस का मतलब ही बोझ है जी। एक सीपीएस पर सालाना 1.5 करोड़ के आसपास मिनिमम खर्च होगा, और आप देख लीजिए कि
5 साल में 8 करोड़ एक ही पे खर्च कर देंगे, इसलिए 7 से 8 करोड़, तो अच्छी के 50 करोड़ का आसपास का मामला यही हो जाएगा। और ये मिनिमम है, ये मिनिमम है जी। गोवा जी बिल्कुल रेस में है जी, और वो मंत्री बन सकते हैं, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि दो अभी जो वर्ग हैं वो उनको कम प्रतिनिधित्व मिला है, एक आरक्षित वर्ग को और एक ब्राह्मण वर्ग को। तो ये देखना होगा, ब्राह्मण वर्ग का तो इनफैक्ट एक ही है और आरक्षित वर्ग का भी एक ही चेहरा है जी, तो इनको होगा जी। अनित कौशल लिख रहे हैं खिलाड़ी की सुखू राजनीति के बादशाह हैं। हाँ, फिलहाल तो अपनी बादशाह तो साबित कर रहे हैं जी, और एक के बाद एक कर रहे हैं, एक के बाद एक कर रहे हैं। मुख्यमंत्री बनना ही अपने आप में बड़ा खिलाड़ी अपने आप को साबित करना होता है, लेकिन हो गया जी। लेकिन अब किसके साथ बेइंसाफी हुई अश्विनी जी, ये तो कह नहीं सकते, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि सुधीर शर्मा का नाम जो है वो चौंकाने वाला है, और ऐसी सूचना है कि हाईकमान जो है वहाँ से उनका नाम कटा है, क्योंकि जो सूची यहाँ से 15-16 लोगों की गई थी कि इनमें से किन्हीं 10 को आप ओके करिए, तो उन 10 में फिर हाईकमान ने कहा जा रहा है कि ओके नहीं किया। वास्तविकता क्या है ये तो हम भी नहीं जानते, क्योंकि सूची कौन सा हमको दी गई है, तो यह जी। थैंक यू जी, थैंक यू।